बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। गुजरात सरकार यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी तेज कर चुकी है। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी कमेटी के साथ मीटिंग भी की है, जिसमें यूसीसी को लेकर अब तक हुए काम की जानकारी ली गई। बड़ी बात यह है कि अगले महीने यूसीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है और उसके बाद बहुत ही जल्द गुजरात में यूसीसी लागू किया जा सकता है। क्या गुजरात में लागू होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड? सरकार ने तेज की यूसीसी लागू करने की तैयारी। यूसीसी कमेटी के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात। गुजरात सरकार ने यूसीसी लागू करने को लेकर अपनी मंशा पहले ही साफ कर दी थी। अब ये भी साफ हो गया है कि गुजरात सरकार जल्द से जल्द राज्य में यूसीसी लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूसीसी का मसौदा तैयार कर रही कमेटी के साथ अहम बैठक की, जिसमें यूसीसी कमेटी के सभी सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में रिपोर्ट के मसौदे और नागरिकों से मिले सुझावों पर चर्चा की गई। यूसीसी कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जज रंजना देसाई ने बताया कि यूसीसी कमेटी के सदस्यों ने हर जिले में जाकर लोगों से बातचीत की। 1,15,000 से ज्यादा सुझाव लिए। अब यूसीसी लागू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारा सब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखा है हर मीटिंग का। काफ़ी मीटिंग ली है ऑल ओवर द स्टेट, सब जगह जाके, और पूरा रिकॉर्ड रखा है। रिप्रेजेंटेशन आई उनका रिकॉर्ड है, जो हमारी पर्सनल मीटिंग्स आई, पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, वो सब हमने रिकॉर्ड कर दिया रखा है हमारे पास। आगे हम ज़्यादा कुछ बात करेंगे। माना जा रहा है कि अगले 1 महीने में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। फिर ये रिपोर्ट विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पेश की जा सकती है, जिसके बाद अगले 6 महीनों में यूसीसी लागू किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल ये अनुमान है कि गुजरात में यूसीसी कब लागू होगा, सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। यूसीसी के लिए राज्य सरकार ने जो आदरणीय रंजनबेन देसाई की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, बहुत दिनों से वो काम भी कर रहे हैं और इतने गुजरात के बहुत विविध सामाजिक आगेवानों, सभी पॉलिटिकल प्रतिनिधि और बहुत सारे वर्ग को लेकर उनकी समीक्षाएं ऑनलाइन, उन्होंने जो अभिप्राय मंगाए थे, खुद जाके बहुत सारे विविध धार्मिक संगठनों के साथ भी बैठक की, उसका एक ब्यौरा आज एक औपचारिक बैठक में उन्होंने दिया है और बहुत जल्द से उसका वो निष्कर्ष निकाल के आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब को, मुख्यमंत्री साहब को उसका पूरा रिपोर्ट देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक के सभी नियम सभी धर्म के लोगों पर एक समान लागू होंगे। ऐसे में सरकार का दावा है कि सभी धर्मों और सभी वर्गों के साथ चर्चा की जा रही है और सभी को ध्यान में रखते हुए ही यूसीसी का मसौदा तैयार किया जा रहा है। पूरे गुजरात के अंदर जिस तरह से सभी वर्गों को साथ में लेके, सभी सामाजिक आगेवानों को साथ में लेके, सभी धर्मों को वर्ग को साथ में लेके उसका कंसल्टेशन करना, उनके साथ बात करना और बात करने के बाद उसकी राय बनाना, बहुत ही बड़ा स्कोप में ये पूरा उनके पास ये सब्जेक्ट था। उसी हिसाब से उन्होंने पूरा किया है और हर जगह पर गए हैं और सबसे कंसल्टेंट किया है, ऑनलाइन भी आए हैं, रूबरू जाने से और ऑफलाइन भी। ये पूरे कंसल्टेशन के बाद वो अभी निष्कर्ष पे पहुंच के गुजरात के सापेक्ष में वो यूसीसी का पूरा रिपोर्ट। इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा चुका है। अब गुजरात में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो चुकी है। गुजरात में अगर ये मॉडल सफल रहा तो दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के शिक्षा मंत्री कुबेर का एक विवादित बयान सामने आ गया है। गोधरा में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर सरकारी लापरवाही के लिए जनता को जिम्मेदार और नसीहत देते हुए नजर आए। मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए लोगों को ही नागरिक धर्म समझाने लगे थे। जरा सुनिए। खबर છે કે સરકાર તારા ઘરે પાણી આવે, લાઈટ આવે, તને ઘરે 5 કિલો અનાજ મળે, સરકાર આપે છે, આટલું બોલો તો બંધ થઈ જાય. તો કઈક નાળિયું ના
તૂટી ગયું કે રહી ગયું એની વાત કરે કે આ પાછા ફોટો પાડીને એ પાછા મોકલે. બાબુ મારે હમણાં એક ગામ હમણાં વચ્ચે વરસાદ પડે મારા ગામથી જોડેનું ગામ ત્યાંથી ફોન આવ્યો ભાઈનો. સાહેબ કઈ જો મેં કીધું બહાર છો કે સાહેબ આપણે પુરડી પાસે છે ને પુરડી તૂટીને પોલું પડી ગયું છે પોલું. મેં કીધું પોલું પડી ગયું શું વાંધો શું કરવાનું છે કે તમે વાત કરો ને કે આરબી વાળાને પૂરી જાય એમ કહો તમે કેટલા છો બે ત્રણ માણસો બેહો હું આવું છું પછી. એટલે લોકો કઈ પણ થાય એટલે જવાબદારી સરકારને જેવું ઈચ્છે છે ભાઈ તો આપણો નાગરિક ધર્મ ક્યાં ગયો આપણો તંત્ર જ કરે ભાઈ બધી કામ તો આપણી પણ જવાબદારી છે. ખાડો પડી ગયો ત્યાં ફોન કરે નગરપાલિકા વાળાને કહ્યું તમારે જઈશ એવું થાય કે નહીં થાય કે અહીં છે ને અહીં પાણી ભરાઈ ગયું ભાઈ ટીકમ તગારું કરી પૂરું કરી નાખ રસ્તો થાય ના થાય થોડો થોડો જાય એટલું તો કરે ના કરે આપું તો કંઈક થાય એટલે કે સરકારની જવાબદારી ત્યાં આ કામ કરી શકતું આ એટલે કે આપણી પણ જવાબદારી છે એની જવાબદારીનું ભાન એને પણ કરાવવું પડે. मोरबी में आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी की एक रैली को संबोधित करते हुए एक युवक ने ईशुदान गढ़वी से एक सवाल पूछा था। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इतने ज्यादा भड़क गए कि ईशुदान गढ़वी के सामने ही युवक को थप्पड़ भी मार डाला और थप्पड़ मारने के बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक युवक को कार्यक्रम स्थल से वो लेके चले गए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। દિલ્હીમાં ગંગા નદી યમુનાનું પાણી ગરી જતું હતું તમે તો 50 રોડની વાત કરો દિલ્હીમાં સાંભળો પછી તમે આપો જવાબ આવી દીધો ઝુગી ઝોપડી બસાવી હવે અમારે અહીંયા સાર્વજનિક આમાં ઝુગી ઝોપડી બસાવી દેશો તમે. બીજી વસ્તુ કેજરીવાલ સાહેબે તમારો વિરોધ નથી મને તમને વિરોધ નથી પંકજભાઈ મને કાલે મળ્યા હતા તમે એમ કહો કે કરપ્શન નથી કરતા 12 મહિના જેલ મારીએ રાજીનામું ન દઈ દેવું પડે. મિત્રો આજે દિલ્હીમાં ભાઈઓ અહીંયા રાખો મિત્રો આજે દિલ્હીમાં હાઈકોર્ટે દિલ્હીની કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે. સાંભળો 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 મારી વાત. દિલ્હીની કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે મેં પોસ્ટ કરી છે. દિલ્હીમાં જે વ્યક્તિને 2.5 વર્ષ જેલમાં નાખ્યા હતા એ વ્યક્તિને સત્યેન્દ્ર જૈનને સાંભળો सत्येंद्र जैन ने कोर्टे निर्दोष जाहिर કર્યો છે. એકવાર તાળીઓથી વધારો સાહેબ. महिसागर नदी पर बना हुआ गंभीरा ब्रिज 9 जुलाई को बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बटा था और इस हादसे में केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर ब्रिज के टूटे हुए हिस्से पर लटक गया था। 12 टन के इस केमिकल टैंकर को हटाने के लिए तब से लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन टैंकर को हटाने में सफलता नहीं मिल पाई। इसके लिए एक बेहद ही आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। टैंकर को पुल के समतल स्तर तक लाने के लिए एयर लिफ्टिंग, रोलर बैग्स और क्रेन जैक जैसी तकनीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। रोलर बैग को टैंकर के नीचे फिट कर दिया गया है, जिससे कि उसे धीरे धीरे ऊपर उठाकर ब्रिज के स्तर तक ले जाया जा सके और फिर 900 मीटर लंबी केबल के जरिए ब्रिज के किनारे तक खींचा जाएगा। इस ऑपरेशन में करीब 50 विशेषज्ञों और टेक्निकल स्टाफ की टीम जुटी हुई है। गंभीरा ब्रिज की दुर्घटना के बाद वहां पर एक ट्रक अभी भी ब्रिज के ऊपर फंसा हुआ है। उसके रेस्क्यू के लिए पोरबंदर के विश्वकर्मा ग्रुप की मरीन इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर ने ये काम हाथ पे लिया है। उन्होंने एक पूरा रेस्क्यू प्लान तैयार कर दिया है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में एक तो ब्रिज के दुर्घटना के बाद ब्रिज की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का एक प्रश्न है। दूसरा वहाँ काम करने के लिए जो ब्रिज के ऊपर स्पेस मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रिज दुर्घटना के बाद ब्रिज की स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का प्रश्न है, तो इसलिए वहाँ पर हेवी लोड भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये तकनीक का युग है, हर क्षेत्र में तकनीक का विस्तार हो रहा है और ऐसे में समय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पुलिस भी हाईटेक हो रही है। सूरत पुलिस ने अब ड्रोन फोर्स तैयार कर ली है। ये ड्रोन शहर के अलग अलग हिस्सों में गश्त करेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर भी रखेंगे। सूरत पुलिस के बेड़े में 8 नए ड्रोन शामिल हो गए हैं। पहले सूरत पुलिस के पास 12 ड्रोन थे, अब 8 नए ड्रोन मिलने के बाद ड्रोन्स की संख्या 20 हो गई है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निगरानी और गश्त के लिए किया जाएगा। इन ड्रोन्स के जरिए सूरत पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी, जिससे शहर में अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। मतलब ये ड्रोन्स सूरत में पुलिस की तीसरी आंख बनकर हर ऑपरेशन में मदद करेंगे। सूरत शहर पुलिस कुल 20 जितने ड्रोन के साथ एक ड्रोन स्क्वाड चालू किया है
उसमें हमारे 5 किलोमीटर दूर तक जा सके। इतनी रेंज के जो 20-25 लाख रुपए कीमत के एक ड्रोन ऐसे हमारे पास कुल ड्रोन्स है, जिसमें कुल इन 20 ड्रोनों का उपयोग करके हम लोग आने वाले समय में त्योहारों का सीजन है उसमें क्राउड मैनेजमेंट करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, गुनाहित प्रवृत्ति वाले विस्तार के ऊपर वॉच रखना, कॉम्बिंग ऑपरेशन हम लोग करते हैं, सर्च करते हैं। आने वाले दिनों में सूरत पुलिस एक विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसके लिए 5 संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों की लिस्ट तैयार की गई है। इन इलाकों में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। विस्तारों में गुनहगारों का फुटेज बना के उनकी प्रवृत्तियों को जो है कोर्ट में हम लोग प्रस्तुत कर सकें, सजा दिला सकें और डेली ये यूज हो, इसके हिसाब से तो सभी जितने डीसीपीज हैं, चीफ डीसीपी, क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक और एसओजी में ये ड्रोन रहेंगे और इसे एवरीडे हम लोग यूज करते रहेंगे, जिससे हमें सूरत शहर में लॉ ऑर्डर को अच्छे से हम लोग जाड़ भी सकें। अब त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है। बाजारों से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक लोगों की भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में ये ड्रोन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में अहम साबित होंगे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, लेकिन अब शोधकर्ताओं ने एक ऐसी खोज कर डाली है जिसमें पुरातत्व जगत में हलचल मच गई है। इस नई खोज से भारत के मानव इतिहास की समय रेखा 5000 साल और पीछे जा सकती है। कच्छ में भारतीय शोधकर्ताओं को कुछ ऐसे प्रमाण मिल गए हैं जिनसे पता चलता है कि इस जगह पर हड़प्पा सभ्यता से 5000 साल पहले भी मानव बस्ती थी। गुजरात के कच्छ में स्थित धोलावीरा के बारे में सब जानते हैं। यह विश्व प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त धोलावीरा में करीब 4000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसी जगह से थोड़ी दूर एक और ऐसी जगह मिली है जिसने पुरातत्व जगत में हलचल मचा दी है। यहाँ पर करीब 9000 साल पुरानी सभ्यता के निशान मिले हैं। इस खास पुरातात्विक खोज में 9000 साल पुराने मानव निवास के प्रमाण मिले हैं, यानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के उदय से भी 5000 साल पहले यहाँ पर लोगों के रहने की पुष्टि हुई है। हड़प्पा काल से पहले इस बस्ती की खोज IIT गांधीनगर, IIT कानपुर, IUAC दिल्ली और PRL अहमदाबाद के रिसर्चर ने मिलकर की है। शोधकर्ताओं के मुताबिक उस समय के निवासी शिकारी हुआ करते थे और वो तटीय और मैंग्रोव इकोसिस्टम आधारित संसाधनों पर निर्भर थे। हम लोगों को नए तरीके से डेट्स आए हैं 7500 BC से शुरू करके 4000 BC तक। इतना एक बड़ा सा एक टाइम ब्रैकेट में लोग वहाँ हंटर गैदरर स्टेज में रहते थे सभ्यता के बहुत पहले, हड़प्पन आने से पहले। लेकिन ये लोग लोकल वातावरण पूरा समझते थे और ये जो शेल स्पीशीज है वो मैंग्रोव एनवायरनमेंट में ही पलता था, इसलिए उस जमाने में मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत सारे वहाँ रहते होंगे। इन लोगों ने एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक भी इन लोगों का कॉन्टेक्ट रहा होगा। शोधकर्ताओं ने कच्छ के खादिर बेट द्वीप के आसपास 20 जगहों की खुदाई की थी, जिसमें उन्हें कई महत्वपूर्ण चीजों के अवशेष मिले हैं, जिनमें सबसे अहम सीपों के ढेर और पत्थर के औजार हैं। इन दोनों चीजों से यह जानकारी मिलती है कि यहाँ कोई इंसानी आबादी बहुत पहले रह रही थी, जो समुद्र से मिलने वाले जीव जंतुओं को खाकर जीवन यापन करती थी। वैज्ञानिकों को खुदाई में शेल मिडेंस के ढेर मिले हैं। ये असल में शंख, सीप, गैस्ट्रोपॉड जैसे समुद्री जीवों के खोलों के ढेर होते हैं, जिन्हें इंसान खाकर फेंक देता है। इन सब खोलों को जबरन खोले और तोड़े जाने के निशान मिले हैं। इसके अलावा कुछ खोलों के पकाए या गर्म किए जाने के भी सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस समय के लोग शंखों और सीपों को तोड़कर उसके अंदर का मांस निकाल कर खाते थे। इसका अंदाजा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि खुदाई में खुरचने, काटने और चीरने जैसे रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाले औजार भी मिले हैं। इसके साथ साथ क्या है, हम लोगों को कुछ स्टोन टूल्स भी मिले हैं। कुछ जगह जैसे बामन का है, जनान है, लोंगवाली है, 3-4 इलाके में से हम लोगों को टूटे हुए
पत्थर के औजार भी मिले हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किया होगा पुराना जमाने में। कई सारे औजार बनाने के लिए उसको कॉम्पोजिट टूल्स बोलते हैं हम लोग इसको। ये एक ही साथ लकड़ी में फंसा के नाइफ भी बना सकते हैं, सिकल भी बना सकते हैं, तो उसको और यूज किए होंगे। पहले यह माना जाता था कि कच्छ क्षेत्र में मानव बस्तियां मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव से आई, लेकिन यह खोज इस थ्योरी को पूरी तरह से बदल रही है। इस खोज से पता चलता है कि यहाँ का विकास स्थानीय स्तर पर और हजारों साल पहले शुरू हो चुका था। डेटिंग को लेकर के, क्योंकि अभी जो शेल्स हैं हमारे पास उसका हमने AMS डेट किया है, एक्सीलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। C14 डेटिंग है बेसिकली IUAC से दिल्ली में। सो सैंपल, क्योंकि ये काफ़ी साल पुराने शेल्स हैं, तो शेल्स के ऊपर अगर वो ओपन ऐसे सरफेस पे पड़े हुए हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन। तो ये जो शेल्स हैं वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से ही बनते हैं। शोधकर्ताओं ने यहाँ मिली वस्तुओं की उम्र का पता लगाने के लिए एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसके जरिए वैज्ञानिकों ने इस बात का खास ध्यान रखा कि जो भी परिणाम मिले वो विश्वसनीय और सटीक हों। वैज्ञानिकों के मुताबिक कच्छ में मिले शंखों और सीपों का भंडार भारत के तटों पर प्रारंभिक मानव जीवन की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करता है, जहां इंसान शिकार के लिए समुद्री संसाधनों पर निर्भर थे। 1 लाख साल तक कैसे वातावरण रहा होगा। रण जो है आज एकदम साल्ट मार्शी वेस्टलैंड है, लेकिन पुराने जमाने में कैसे रहा होगा। सी लेवल राइस रहा होगा। इंडस नदी जो है हो सकता है डायरेक्टली वहाँ ड्रेन होता होगा सरस्वती के साथ। सो ये सब वातावरण का अध्ययन वो करेंगे हम लोग। जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है मानव जो वहाँ का रहते थे उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इसका ही परिणाम ये है कि हम लोगों को बहुत अच्छा एविडेंस मिला है। हम आगे भी इस रिसर्च को दूसरे आइलैंड्स और कच्छ मेनलैंड में बढ़ाने वाले हैं। भारतीय पुरातत्व के इस महत्वपूर्ण खोज ने भारत के मानव इतिहास की समय रेखा को और पीछे धकेल दिया है। यहाँ पर शोध कच्छ के सांस्कृतिक विकास को समझने और भारत के प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने में सहायक साबित हो सकता है। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।